हाय दोस्तों, आज हम सुरक्षा पढ़ेंगे जो कि पॉलिटिकल का चैप्टर 7 है। तो सुरक्षा होती क्या है? सुरक्षा आज हर इंसान चाहता है और हर इंसान खतरे से मुक्त होना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे किसी प्रकार का डर ना हो और वो हमेशा सुरक्षा ही चाहता है। तो यहाँ पे यह है कि सुरक्षा हम उसी को कहेंगे जब इंसान खतरे से मुक्त हो, तो हम उससे सुरक्षा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सवाल उठाया गया है, यहाँ पे केवल एक इंसान के बारे में नहीं उठाया गया है, यहाँ पे पूरे विश्व की बात की गई है, पूरे विश्व को सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तो इसमें हम जानेंगे कि सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के टाइप्स जानेंगे, यहाँ तक ये भी जानेंगे कि खतरे कौन कौन से हैं जो सुरक्षा की ज़रूरत है, और वो कौन कौन से नए खतरे भी उभर कर आ रहे हैं पूरे विश्व के सामने, और पूरा विश्व उन खतरों से कैसे निपटना है। साथ साथ ये भी देखेंगे कि भारत में कौन कौन से खतरे हैं और भारत ने इन खतरे से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाएं जो सराहनीय है और स्वागत योग्य हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले आपको बता देता हूँ कि टॉपिक का अर्थ क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है समकालीन विश्व में सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी इन द कंटेम्पोररी वर्ल्ड। समकालीन मतलब जो आज का युग है यही समकालीन है। विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड और सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी। आज पूरा जो विश्व है वो किस प्रकार की सुरक्षा कर रहा है। सुरक्षा का यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है। आप कह सकते हो कि खतरे से आज़ादी वही सुरक्षा है, मतलब भय मतलब डर से मुक्ति, यही आपकी सुरक्षा है। यहाँ पे लिखा है कि सुरक्षा के जो भाग हैं वो दो है। एक परंपरागत सुरक्षा जो ट्रेडिशनल है, एक अपारंपरिक सुरक्षा है। ठीक, लेकिन सुरक्षा से पहले खतरे आते हैं और जहाँ खतरे हैं वहीं सुरक्षा है। तो सबसे पहले हम खतरे जानते हैं कि वो खतरे हैं कौन कौन से। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो खतरे हैं, तो ये जो खतरे हैं, एक है पारंपरिक खतरा, एक है अपारंपरिक खतरा। पारंपरिक खतरे वो होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, मतलब ये हमेशा आपको अपने लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैं पारंपरिक खतरे के बारे में बात करूं तो ये दो टाइप्स के हैं, दो भागों में से बांटा गया है। एक बाहरी खतरे हैं, एक देश के ऊपर जो खतरे होते हैं, एक सैन्य खर्च का होता है, एक आतंकवाद का होता है। तो सैन्य खतरा भी होता है, एक आतंकवाद, ये दोनों ही भारी खतरे माने जाते हैं किसी देश पर। और आंतरिक खतरे होते हैं जो देश के अंदर ही खतरे माने जाते हैं, जैसे कि गृह युद्ध, मतलब जब देश में ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं, गृह युद्ध। अगला है अलगाववाद। अलगाववाद का मतलब होता है कि जब कोई एक देश का क्षेत्र उस देश से अलग होने की मांग करता है। जैसे कि आपको पता है कि 1984 में पंजाब में मांग उठी थी खालिस्तान की, जो भारत देश से अलग होना चाहता था, वो क्या था, वो अलगाववादी थे। अगला आर्थिक असमानता। जब देश में गरीबी बढ़ती जाती है और एक तरफ अमीरों की संख्या बढ़ती जाती है, तो इन दोनों के बीच में एक खाई का जन्म होता है, जिसे आर्थिक असमानता कहते हैं। अगला है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भी बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। ठीक, अगला है गरीबी। गरीबी तो है जो हिंसा को बढ़ावा देती है, तो ये गरीबी भी सबसे बड़ा खतरा है और इससे हर देश निजात पाना चाहता है। अगला क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद होता है जब उसी क्षेत्र में से अलग होना चाहता है। जैसे कि मान लो कि एक राज्य है और उस राज्य से अलग होने के लिए एक अन्य राज्य की मांग करते हैं, उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश था, लेकिन आंध्र प्रदेश से सन 2014 में तेलंगाना अलग हो गया, तो क्या था, वो क्षेत्रवाद की मांग थी। अगला भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो बहुत व्यापक है हमारे भारत में। तो ये क्या है, ये सब थे पारंपरिक खतरा। यहाँ पर देखते हैं अपारंपरिक खतरे क्या हैं। तो एक है अकाल। ठीक, अगला है महामारी। महामारी में आपको बताऊं कि एक सर्स है, एक मर्स है, ये कोरोना, ये इसके एग्जाम्पल है। सर्स भी चीन से फैला था एक वायरस, ये मर्स मतलब मिडल ईस्ट से फैला था, और कोरोना आप जानते हो कि हाल ही में ही जो प्रचलित है। सुनामी, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी एक अपारंपरिक खतरे हैं। अगला है समुद्री स्तर का बढ़ना। जैसे जैसे समुद्र स्तर बढ़ता जा रहा है तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूबते जा रहे हैं, उनका जो जितना भी जो क्षेत्र है वो समुद्र में समाते जा रहा है। अगला हिम पिघलना। जब हिम पिघल रहा है तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहा है। तो तापमान का बढ़ना ये भी वही कारण माना जाता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो पूरे वनस्पति और पूरे जीवों को प्रभावित कर रहा है, वो भी नकारात्मक रूप से। तो ये थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने बात की थी ऊपर कि सुरक्षा के जो दो तरीके हैं, एक पारंपरिक एक अपारंपरिक। तो वो जो खतरे थे पारंपरिक खतरे, उससे निपटने के लिए कौन कौन से उपचार होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पारंपरिक सुरक्षा मतलब उपचार की बात की गई है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि खतरे से निजात पाने के लिए जो पारंपरिक जो तरीके दिए गए हैं वो 3 प्रकार के दिए गए हैं। मतलब जो पारंपरिक खतरे थे उससे निपटने के लिए जो पारंपरिक सुरक्षा के जो तरीके हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें सैन्य था। आपको पता होगा सैन्य खतरा हमेशा एक देश से बना रहता है, तो उससे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखो, जो पहला है वो निशस्त्रीकरण। इसका अर्थ होता है कि जो खतरनाक हथियार है उस पर रोक लगाई जाए, इन हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, केवल आवश्यकता के अनुसार ही
हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। और वही जैसे कि आप जानते हो बंदूक, राइफल, है ना, छोटे छोटे ही हथियारों का इस्तेमाल करने की आज्ञा देता है। जो बड़े बड़े परमाणु बम होते हैं उनके निर्माण के लिए ये रोक लगाता है। और यहाँ तक कि इसको रोकने के लिए विश्व में संधियाँ भी, जिसमें एक संधि BWC है और एक CWC है। ये बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है और ये केमिकल वेपन कन्वेंशन है। आप केवल ये बस नाम देखो, इनकी फुल फॉर्म चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पे जो BWC है ये हुई 1972 में और जो CWC है ये 1992 में। जब BWC हुई तो उसमें जो सदस्य संख्या थी वो 155 से अधिक थी और जो CWC हुई इसकी जो सदस्य संख्या थी 181 थी। ये जरूर याद कर लें। ये संधि ये क्या निःशस्त्रीकरण था, मतलब हथियारों को रोकने के लिए संधि की गई थी जो बहुत खतरनाक थे। अगला है अस्त्र नियंत्रण। जो बड़े बड़े बम बनाए जा रहे थे उनको नियंत्रण करने के लिए भी कई सारी संधियाँ की गई। वहाँ जाने से पहले हम जानते हैं कि अस्त्र नियंत्रण क्या होता है। अस्त्र जो नियंत्रण है वो है बड़े हथियार बनाने पर रोक लगाते हैं। जो बड़े बड़े हथियार होते हैं, हथियार बनाने के लिए और उसके प्रयोग के लिए कानून कायदों का निर्माण किया जाता है, कायदे कानून का निर्माण किया जाता है। इसके लिए कई सारी संधि भी की गई। एक संधि ABM, एक संधि NPT और एक है स्टार्ट फर्स्ट। और भी जानते हैं तो सबसे पहले ABM के बारे में जानते हैं। तो यह है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। ये संधि कहता है कि आपको कब मिसाइलों का परीक्षण करना है और उस पर ये रोक लगाता है और उसके लिए कायदे नियम लागू करता है। ये संधि 1972 में हुई थी। ये दो देशों के बीच हुई थी। आप जानते हो कि दो देश वही देश है जिनके बीच शीतयुद्ध छिड़ा था, मतलब सोवियत संघ और अमेरिका। यहाँ पे लिखा NPT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 देश हैं और ये पांचों देश वो देश थे जिन देशों के पास परमाणु बम था। और ये कहता था, ये संधि कहती थी कि अब हमारे अलावा कोई भी परमाणु बम नहीं बनाएगा और इसीलिए भारत ने इस संधि का विरोध किया था। ये संधि 1968 में बनी थी। भारत का आरोप ये था इस संधि को लेकर कि आप तो परमाणु सक्षम हो गए हैं और जब हमारी बच्चे परमाणु सक्षम की होने आई है तो आप हम पे ये संधि थोप रहे हो। तो इसीलिए भारत ने इस संधि का विरोध किया था, मतलब NPT का। अगला है स्टार्ट। देखो ये स्ट्रैटेजी आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, मतलब जो बड़े बड़े हथियार है उनके रिडक्शन पर संधि बनाई गई थी। वही देश है, आप जानते हो, जो शीतयुद्ध के समय दो देश थे, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुई थी 1991 में। तो दोस्तों ये आपको देखना है, इनकी फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देखते हैं कि और पारंपरिक तरीके कौन से हैं। एक है दूसरे देशों से संबंध बनाना। आप अगर सैन्य खतरा है, आप चाहते हो कि उस खतरे से आप निपट जाओ, अगर आप चाहते हो खतरा ना है, तो एक तरीका ये भी है कि अपने पड़ोसी देशों से संबंध बनाओ और अपने आप को मजबूत करो। अगर आप मित्रता बढ़ाने के लिए उनके साथ समझौता करो ताकि वो आपके समय जब भी आपके पे कोई समस्या है तो वो आपकी मदद करे। अगला है उनके साथ संगठनों का निर्माण करो, जैसे कि भारत ने सार्क का निर्माण किया है। ये तो मैं केवल भारत को बता रहा हूँ। और एक ब्रिक्स है, ये भी भारत ने निर्माण किया है, लेकिन भारत जैसे अन्य देशों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए कई सारे संगठनों का निर्माण किया है। जैसे कि एक है नाटो, ये अमेरिका ने निर्माण किया इसका, और एक है आसियान, ये दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट के देशों ने इसका निर्माण किया है। इनके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो देशों ये जो देश हैं ये सब अपनी सुरक्षा के लिए कई सारी संधियाँ करते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।